नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत का न्याय, अदालती न्याय तो मिलना शुरू होगा ही होगा। इसी सप्ताह अदालत में तारीख लगने वाली है, आप सबको मालूम है, क्योंकि पिछले सप्ताह में जो दिशा के वकील हैं, सतीश सालियान के वकील हैं, उन्होंने जो अर्जी लगाई, उस अर्जी के बाद एक जस्टिस ने खुद को रिक्यूज कर लिया, मतलब सुनवाई से अलग कर लिया। और उसका कारण यह बताया कि क्योंकि वो पिछले दिनों जज बनने के पहले वो सीबीआई के कौंसिल रहे हैं, उनके एडवोकेट रहे हैं और उनको इस मामले की जानकारी है, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि वो सीबीआई के अगर वो वकील रहे हैं तो इतनी पारदर्शिता वो बरतना चाहते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया। कमाल की बात है, एक तरफ तो हम लोग एक दर्शन को फॉलो करते हैं कि नहीं, वकील हैं तो वो वकील का तो है कि किसी के पक्ष में खड़े होना है, अगर कहीं न्याय की अवहेलना हो रही है तो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन खैर, एक जो लीगल सुचिता जिसको आप कहते हैं, सैंक्टिटी के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, वो खुद को अलग कर लिया। इसके पहले माननीय चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी ने भी खुद को अलग कर लिया। उसके पहले 1.5 साल तक जस्टिस दीपेंद्र उपाध्याय चीफ जस्टिस रहे, ट्रांसफर हो गया उनका, वो आ गए दिल्ली, उन्होंने पीआईएल की सुनवाई नहीं की थी। उसके बाद जब सतीश सालियान का रिट पिटीशन आया, उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। आलोक अराधे साहब जब चीफ जस्टिस थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होकर के चले गए हैं, आलोक अराधे साहब जब चीफ जस्टिस हुए मुंबई हाई कोर्ट के, तो 7 दिन के अंदर में पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो गई थी। आप याद कीजिए, फरवरी 2025 में पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। आखिर में मार्च में सतीश सालियान खुद बाहर आए और उन्होंने अपनी रिट पिटीशन फाइल की, और मार्च से लेकर के अब ये मार्च आने वाला है, एक के बाद एक जज साहब बदलते जा रहे हैं, बेंच बदलते जा रहा है, कभी ये जज नहीं, कभी वो जज नहीं, 3-3 जज खुद को बाहर कर लिया है। बावजूद इसके इसी सप्ताह तारीख लगने की उम्मीद हो गई है, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को हमारे वकील पहुंच रहे हैं अदालत और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अविलंब हमें तारीख दें। तो पहली बात तो ये तय मान लीजिए कि इस सप्ताह में निश्चित रूप से कोई ना कोई तारीख मिल जाएगी, बहुत अगर हुआ तो अगले सप्ताह, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सप्ताह तारीख मिल जानी चाहिए। और जो प्रेयर लगाई गई है कि एक महिला जज के नेतृत्व में एक लार्जर बेंच दिया जाए, 3 सदस्यीय बेंच दिया जाए, और महिला जज के नेतृत्व में अगर इसकी सुनवाई हो तो और भी अच्छी बात है। महिला जज की मांग की गई है, क्योंकि यह मामला चूंकि एक लड़की के बलात्कार और उसके बाद हत्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए संवेदनशील होकर के संभवतः महिला जज शायद इस केस के प्रति न्याय बरत सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। ऐसी प्रेयर प्रार्थना लगाई गई है सतीश सालियान के वकीलों की तरफ से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाकी जज होंगे वो न्याय नहीं देंगे, वो भी न्याय देंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए कि महिला जज को खास तौर से, चूंकि ये केस महिला से जुड़ा हुआ है, अगर एक व्यक्ति या पुरुष के किसी मर्डर का मामला होता तो शायद ये प्रार्थना नहीं लगती, लेकिन चूंकि एक महिला के साथ गैंगरेप और मर्डर का मामला है, इसलिए यह प्रार्थना लगाई गई है कि इसमें अगर महिला जज इस बेंच में आ जाए तो न्याय मिलने की उम्मीद संभवतः बढ़ जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि जो पहली महिला जज थी उनको तो, उनसे तो अलग हट करके न्याय की अपील की गई थी, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में जब यह मामला गया तो वकील ने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ ये सुनवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका कारण बताया कि उनका रिश्ता कैसे एनसीपी के नेताओं के साथ है, एनसीपी के नेत्री के साथ है, और उनका रिश्ता फिर ठाकरे ब्रदर्स के साथ और ठाकरे फैमिली के साथ है। ऐसी परिस्थिति में वहां न्याय नहीं मिल सकती, और आज की परिस्थिति में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर हो गया है मेघालय हाईकोर्ट, उनके ऊपर करप्शन के भी संगीन
संगीन मामले थे। और जब सुप्रीम कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट तबादला किया जाता है मुंबई, दिल्ली या चेन्नई या पटना जैसे अदालतों से, तो यह माना जाता है कि यह पनिशमेंट पोस्टिंग है। और सुप्रीम कोर्ट इस ख्याल के हो गए हैं कि माननीय जज साहिबा या जज साहब के खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता है। यह एक कन्वेंशन बन गया है। तो मेघालय हाईकोर्ट, इसके पहले जो मुंबई हाईकोर्ट के एक जज थे, उनका जब ट्रांसफर किया गया था मेघालय, तो उन्होंने इसे पनिशमेंट पोस्टिंग समझा और इस्तीफा दे दिया। वो ट्रांसफर पर गए नहीं, ज्वाइन करने के लिए गए नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वहां ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी। अब ज्वाइन कर लिया है नहीं कर लिया है इसकी जानकारी तत्काल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर मेघालय हाईकोर्ट हो गया है। लेकिन यह तो अदालती बात है। अदालती बात के इतर अब असली जो बर्बादी है ठाकरे परिवार की, वो शुरू हो गई। जनता ने लोकसभा में रिजेक्ट किया, जनता ने विधानसभा में रिजेक्ट किया, और जनता ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव में भी रिजेक्ट कर दिया। पूरे महाराष्ट्र से तो सुपड़ा साफ हुआ ही, पूरे महाराष्ट्र से, लेकिन मुंबई से सुपड़ा साफ हुआ। मुंबई में अभी इनकी अंदर खाने एक प्लानिंग चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मेयर का उम्मीदवार घोषित होना था। जाहिर है 83, 84 सीट, 89 सीट जिसके पास होगी 227 में से, उसका मेयर का उम्मीदवार नहीं हो और एकनाथ शिंदे की पार्टी से हो जाए और शिवसेना उद्धव की पार्टी से हो जाए, ऐसी तो कल्पना हो नहीं सकती है। शिवसेना उद्धव की पार्टी तो फिनिश हो गई, खत्म हो गई। पूरा महाविकास अघाड़ी मिलाकर के 72 सीट हो रहा है। महाविकास अघाड़ी में कौन कौन हो गया? एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट, ये सबको मिला देते हैं तो टोटल क्षमता जो है, टोटल कैपेसिटी जो हाउस में बन रही है, जो मुंबई महानगर पालिका के जो सदन है, उसमें 227 में से 72 कैपेसिटी है, 72 सीट इनके पास है महाविकास अघाड़ी के पास। इन्होंने जो आजमाइश की थी कि चलिए कोई बात नहीं है, आपका मेयर हो जाएगा, मेरा डिप्टी मेयर हो जाएगा, या सदन के स्टैंडिंग काउंसिल में या अलग अलग जो कमिटी है उसमें हमारा दबदबा रह जाएगा, कुछ ना कुछ इस तरह से तिकड़म कर लेंगे। फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे थे। सबके सब सारे मैनेजमेंट धरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के अपने, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक तो मेयर बीजेपी का होगा अगर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होती है तो, नंबर 1। नंबर 2, मराठी भाषी होगा, और नंबर 3, अगर हो सका तो महिला होगी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी हो गई। मराठी एक कैंडिडेट को चुनना था, मराठी का भी चयन हो गया, और महिला को चुनना था तो महिला को चुन लिया। क्यों मैं कह रहा हूं? 25 वर्ष से जो पिछली मेयर थी वो शिवसेना उद्धव की थी, किशोरी पेडनेकर। और किशोरी पेडनेकर कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं इसकी जानकारी तो आपको है ही। यही किशोरी पेडनेकर थी जो गई थी, नहीं ये तो रितु तावड़े जी हैं, हाँ, किशोरी पेडनेकर का तस्वीर अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। किशोरी पेडनेकर गई थी सतीश साल्यान के पास, और किशोरी पेडनेकर सतीश साल्यान को डरा रही थी, धमका रही थी कि आपके बच्चे के बारे में देखिए मीडिया क्या क्या बोल रही है, ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? करतूत करने वाले के तरफ से किशोरी पेडनेकर गई थी जो मुंबई की मेयर थी, यही सलाहकार बनी हुई थी, यही मैसेंजर थी छोटे ठाकरे का, और पिता पुत्र का मैसेंजर बनकर के सतीश साल्यान को डराने धमकाने का काम कर रही थी किशोरी पेडनेकर। आज किशोरी पेडनेकर की जगह, और 25 वर्ष से मेयर के पोस्ट पे लगातार इस बाप बेटे की पार्टी की तूती बोलती रही। सीट कम था, उसके बाद भी सीट तो खैर मुंबई महानगर पालिका में सीट अधिक रहा, इसलिए इसकी तूती बोलती रही। 25 वर्षों का राज मित्रों ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। और आज जो माननीय किशोरी पेडनेकर जो चक्कर लगाती थी, जो डराती थी, जो धमकाती थी,
क्योंकि आपको मालूम है 74,000 करोड़ का बजट है। मैंने पहले आपको बता रखा है कि बाप बेटे को पूरे महाराष्ट्र में खत्म हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मुंबई से जो खात्मा हो रहा है इसका दर्द वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, बाप बेटे दोनों। क्योंकि यहीं से उनकी दुकान चल रही थी, 74,000 करोड़ की मलाई पर बैठा हुआ था ये दोनों बाप बेटा। यहीं से वो बॉलीवुड को भी साधता था, यहीं से वो एडमिनिस्ट्रेशन को साधता था, यहीं से ये पुलिस को भी साधता था, और इसीलिए मुंबई पुलिस बदनाम रही 25 वर्षों तक। अब शायद सफाया होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि शैलेंद्र नगरकर को भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री के सामने में एमएलए गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज, लेकिन फिर भी उसके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रहा है। क्यों? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इस दोनों बाप बेटे की हनक थी और वो कहीं ना कहीं से इसको मैनेज करता था। क्योंकि मुंबई की जो पुलिसिंग है ना, वो वहां के मुंबई के संपत्तियों पर एक प्रकार से राज करती है, और संपत्ति किसके पास थी? इसी मुंबई महानगर पालिका के पास थी।